फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक आर्टिकल पे बात करेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक्स आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट्स। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर 4 मार्च 2024। अब जिन्होंने भी आर्टिकल को पढ़ा होगा, समझा होगा, उनको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के साथ इंटरेक्शन हुई होगी, जिसमें कुछ टर्म्स देखने को मिली। आज उसी टर्म्स पे आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड में। इस आर्टिकल में मेन फोकस जो था, इशू डिस्कस किया था, प्लास्टिक डिस्पोजल इश्यूज इन द इंडियन हिमालयन रीजन IHR में जो प्लास्टिक डिस्पोजल इश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट वहाँ पे हो रहा है, उस पे बात हुई थी। अब जिन्होंने आर्टिकल नहीं पढ़ा वो इस लिंक को फॉलो करे, आर्टिकल को पढ़े समझे, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर देखे। देखिए, इंडियन हिमालयन रीजन पहले हम देख लेंगे होता क्या है। इंडियन हिमालयन रीजन आपको पहले से भी पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। इंडियन हिमालयन रीजन मींस वो हिमालयन रीजन का पार्ट जो इंडियन स्टेट, जो इंडिया कंट्री के साथ है, वो रीजन्स जो हिमालय में आते हैं, जो इंडियन टेरिटरी के अंडर है, उसे इंडियन हिमालयन रीजन कहते हैं, IHR। उसका ऑफिशियल मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसमें कुछ 13 रीजन्स आ रहे, 13 स्टेट्स प्लस यूटी आ रही है इंडिया की तरफ से हिमालयन रीजन में, जो कि मैप ऑफिशियल मैप है himalayanstudies.org.in के द्वारा। इसमें एक बड़ी सी 3 रेंज आती है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। चलिए देखते कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज इंडियन हिमालयन रीजन में आती है। पहले एंड दूसरे नंबर पे यूटीज है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा पे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा रीजन जिसको दार्जिलिंग कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल पूरा नहीं आ रहा, बट उसका एक दार्जिलिंग रीजन उसके अंडर आ रहा, किसमें, इंडियन हिमालयन रीजन में। और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आ रहे हम पे। टोटल ये 13 है, 13 यहाँ पे मैंने मेंशन करा के रख दिया ये इस मैप के द्वारा। इसे इंडियन हिमालयन रीजन कहते हैं। ये इनकी माउंटेन रेंज का ग्राफ है, ये भी आप देख लीजिए। इस पे 1 2 3, इसमें 2 3 मेनली आ रहे, और 1 मेनली लद्दाख रीजन में आ रहा, और 7th में अरुणाचल में आ रहा, मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा रीजन आ रहा। तो ये तीनों रीजन्स, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, हमारे इंडियन हिमालयन रीजन में आ रहे। इसमें हमारे 13 रीजन्स है अपने तरफ से, इंडियन टेरिटरी की तरफ से। ये एक सैटेलाइट फोटो, सैटेलाइट एनिमेटेड फोटो है, आप देख सक रहे हैं। यहाँ पे एक पूरा हिमालयन रीजन देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रीन जोन भी है, एक माउंटेन्स भी है, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स है वहाँ पे, पूरा इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्लास्टिक डिस्पोजल इशू का उभर कर आ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसी पे बात हुई है आर्टिकल में। तो ये टर्म्स कुछ देखने को मिला: सिंगल यूज प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक माइक्रोफाइबर, प्लैंकटन, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया एंड सर्कुलर इकोनॉमी पे बात हुई है। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये भी देखने को मिला। कुछ लॉज एंड रूल्स है हमारे इंडिया की तरफ से: प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स जो कि 2022 में अमेंड हुआ था। इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली टर्म हमें जो देखने को मिला वो था सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर यूज्ड वंस और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग थ्रोन अवे। देखिए, ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जिनको एक बार इस्तेमाल किया, यूज़ किया, उसके बाद डिस्पोज ऑफ या फेंक दिया, इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है, या सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार इस्तेमाल किया जाए। इनको बैन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, इन 1 जुलाई 2022 अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 बैन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। देखिए, बैन करने के कुछ रीजंस हम जान लेंगे। दे आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट। इनके द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को जो हम फेंकते हैं बाद में, इसके द्वारा ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट में एनहेंस होता है, कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो जाते हैं। ओनली अ टाइनी परसेंटेज इज रिसाइकल्ड। देखिए, आपके पास
अगर 1 टन का सिंगल यूज प्लास्टिक पड़ा हुआ वेस्ट होगा, इसमें से बहुत कम मात्रा है जो आप रिसाइकल कर पाएंगे। तो बाकी जो है वो वहीं पे वहीं रहेगा, नेचर में रहेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लीच टॉक्सिन्स इनटू फूड एंड ड्रिंक। फॉर एग्जांपल, आपके पास वाटर बोतल है 10 रुपीज़ की, उसको आपने खरीदा, पानी पिया, उसके बाद थ्रो किया। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, इसको इस्तेमाल किया होगा, इस वाटर बोतल को 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करने से इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, इसमें फंगस क्रिएट होता है, स्मेल आने लगता है, इसमें ऐसी बीमारियां पैदा होती है जिसकी वजह से आप अगर इसमें पानी रखेंगे उसके बाद पिएंगे, उससे आपका पेट खराब हो सकता है। तो लीच टॉक्सिन्स इनटू फूड एंड ड्रिंक, यस, कॉजेज हार्मोन डिसरप्शन एंड कैंसरस, यस, कैंसरस टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से। पॉल्यूट्स और ओशंस, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आपने इसके रिलेटेड देखी होगी। जो ओशंस में प्लास्टिक पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक जो टाइप होता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। ऐसा प्लास्टिक जो एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया, बोतल का ढक्कन हुआ, बोतल हुआ, कटलरी हुई, ऐसे स्पून्स हुए, ऐसी कोई चीज़ें हुए, टॉयज़ हुए, एक बार इस्तेमाल किया फेंक दिया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो आएंगे, जो पोल्यूट करते हैं हमारे ओशंस को, किल्स मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपने बहुत बार ऐसा माइग्रेटरी बर्ड्स देखे होंगे बीच टू बीच जो जाते हैं, उनके पेट में से निकाले गए बोतल्स के ढक्कन, बोतल्स के कवर, ऐसे थ्रेड्स प्लास्टिक्स के निकले उनके पेट में से, जो सिंगल यूज प्लास्टिक में आते, जिनकी वजह से मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स की लाइफ डिस्टर्ब रहती है, उनका इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। एंटर्स आवर फूड चेन, ये बाद में हम देखेंगे। देखिए जो बैनर लगाया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जब बैन किया गया था सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, जब बैन किया गया था, उसमें कुछ एग्जांपल्स एंड फोटोज दिए गए थे। ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स जिसमें रहती है, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स रहते हैं, प्लास्टिक फ्लैग्स रहते हैं। आपने बहुत बार कैंडीज और लॉलीपॉप्स खाए होंगे, उसमें कैंडी स्टिक्स लगती है, स्टिक्स प्लास्टिक्स की रहती है। और डेकोरेटिव आइटम्स थर्मोकोल के बने होते हैं, सिंगल यूज़ के बलून्स रहते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स रखी होगी आपके पास। ऐसे रैपिंग फिल्म्स, गिफ्ट पेपर्स प्लास्टिक के जो बनते हैं, एक बार गिफ्ट ले लिया, पेपर फेंक दिया, वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आता है। कटलरी जो कि पार्टीज फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं, यूज एंड थ्रो जिसमें खाना खाया जाता है और फेंक दिया जाता है, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है। ऐसे प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड माइक्रो प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक फाइबर। प्लास्टिक माइक्रो फाइबर, देखिए माइक्रो प्लास्टिक फाइबर्स आर वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक। ऐसे थ्रेड, ऐसे धागे जो प्लास्टिक के बने हो और छोटे हो, जो माइक्रो साइज के हो, जो माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से देखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है उससे भी देखे जाएंगे, बट वो आपको नेकेड आई से नहीं देखेंगे। वो कहाँ से आते हैं वो भी देख लेंगे। दे लार्जली कम फ्रॉम क्लोथ्स ऑफ अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो भी रहते हैं सिंथेटिक फाइबर के बने हुए। कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो सिंथेटिक फाइबर का, जो सिंथेटिक फैब्रिक का बना हो, वो वहाँ से आते, वो माइक्रो फाइबर्स वहाँ से आते। क्योंकि ये सिंथेटिक फैब्रिक कैसे बनता है, ये पॉलिस्टर से बनता है। ये भी एक प्लास्टिक फैब्रिक रहता है, ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है। सबसे बड़ा प्लास्टिक यही है, पॉलिस्टर, मेड फ्रॉम ऑयल लाइक एक्रिलिक, एलास्टेन, स्पेंडेक्स, नायलॉन, लाइक्रा। देखिए आपके पास टी शर्ट रहेगी कोई पॉलिस्टर की, उसको आपने बार बार वॉश किया, 1 साल में ख़त्म कर दिया, वो वॉशिंग की वजह से जो वेस्ट वाटर आया उसमें से उसके दागे निकले वॉशिंग से, किसके, टी शर्ट के। वो टी शर्ट पॉलिस्टर की है, वो टी शर्ट सिंथेटिक फैब्रिक की है। उस वेस्ट वाटर में कंटेन्स मिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक फाइबर्स। वो वेस्ट वाटर जब ट्रीट हुआ, ट्रीटमेंट प्लांट में चला गया, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ उसको ट्रीट किया गया, फिर वापस रिवर में डाला गया, वो रिवर ओशंस में चला गया। तो ये मिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक जो इसमें रहेंगे, वो ट्रीटमेंट की वजह से बाहर नहीं आएंगे। कितना आएगा, क्योंकि वो माइक्रो साइज है, नैनो साइज है, वो नहीं आएंगे, वो प्लास्टिक है माइक्रो फाइबर के शक्ल में, माइक्रो प्लास्टिक अब बन गया वो। वही रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स है ओशंस में चला जाएगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनको वो खा लेंगे, उनके पेट में चला जाएगा, वो एक पार्ट बन जाएगा फूड चेन का। कहीं से कहीं ना कहीं से वो ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि मछली अगर खा ली किसी ह्यूमन ने, मछली के अंदर प्लास्टिक था, वो भी माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो फाइबर, जो कि नहीं दिखेगा, जो कि पता भी नहीं चलेगा खाने में कहाँ से चला गया, वो आपकी बॉडी में चला जाएगा कंज्यूमिंग के वजह से। तो आपकी ब्लड में भी जा सकता है, वो आपको बीमारियां पैदा कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक फोटो लगा के रखा है हमने,
देखिए यहाँ पे थ्रेड लग रहा है आपको बड़ा है, बट ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ये फोटो ली गई है माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक की वजह से, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स दिखे हैं छोटे छोटे। देखिए ये बड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखिए छोटा दिख रहा है, इसमें इतने छोटे भी दिखेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे ये आपकी फूड चेन में चला जा सकता है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिला इस आर्टिकल में, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। इस टर्म को समझने से पहले हम ये वाली टर्म समझेंगे। कौन सा? ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ध्यान रखिएगा, इसमें बायो मेंशन नहीं है, इसमें ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है। ऑक्सो प्लास्टिक से भी जाना जाता है। और ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूज एडिटिव्स टू एक्सेलरेट द मटीरियल्स फ्रेगमेंटेशन into small pieces. Over time these fragments become microplastic। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको इमेज से समझते हैं ऑक्सोप्लास्टिक्स होता क्या, ये कैसे बन लेता है। देखिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल उठा दिया, अब प्रोडक्ट्स बनाने इसके, इसमें बायो एडिटिव्स ऐड कर दिए। बायो एडिटिव्स ऐसे एडिटिव्स रहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल भी रहते हैं, जो डिकम्पोज भी होते हैं नेचर के साथ, बट प्लास्टिक नहीं होता है। बट इस प्लास्टिक में मिक्स कर दिया बायो एडिटिव्स और प्रोडक्ट बना दिया डिग्रेडेबल कटलरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कटलरी बना दी डिग्रेडेबल की। इनका क्लेम है ये डिग्रेड हो रहा है। कौन? ये प्लास्टिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हमने फेंक दिया, अब ये डिग्रेड हो जाएगा, नेचर में डिग्रेड हो जाएगा। बट रिसर्च के द्वारा जो क्लेम्स और रिजल्ट्स मिल चुके हैं वो है कि ये जब डिग्रेड होता है, बट इसमें जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होता है प्लास्टिक, वो माइक्रो प्लास्टिक में रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। मींस उसमें वहां जो बचता है नेचर में माइक्रो प्लास्टिक्स देखने को मिलते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे ये चिंता का विशेष है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स तो वहां भी मिल रहे हैं, ये बारिश की वजह से नदी में मिक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद हम समझेंगे ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होते क्या है। आर मेड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेसिफिक एडिटिव्स इनटू ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स सच एज पॉलीथीलीन, प्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीएथिलीन, टेराफिलेट एंड समटाइम्स ऑल्सो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी से भी जाना जाता है। तो इस रॉ मटेरियल में कुछ स्पेसिफिक एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। कहाँ और किस समय? at the moment of conversion into final products. The additives are based on chemical catalysts containing transition metals such as cobalt, manganese, iron, etc., which cause fragmentation as a result of chemical oxidation of the plastic's polymer chain triggered by UV irradiation or हीट एक्सपोजर। इसको भी इमेज के साथ समझेंगे। देखिए प्लास्टिक उठा लिया, उसको बायो एडिटिव्स ऐड कर दिए, ठीक है, और एनहांसमेंट के लिए रेगुलेटेड मेटल एडिटिव डाल दिए ताकि ये केमिकल कैटलिस्ट का काम करे। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बन रहा है, बायोडिग्रेडेबल। अब इसमें भी जो रिजल्ट्स आए वो अभी कंफ्यूजिंग है, वो अभी पूरी तरह जो 100% रिजल्ट नहीं आया कि ये जी पूरा जो प्लास्टिक है वो डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि ये बायो का वर्ड इस्तेमाल कर रहा, ऑक्सो इस्तेमाल कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, केमिकल ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इसका फ्रेगमेंट्स बन रहा है बाद में छोटे छोटे, आपने इसको फेंक दिया, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है। उसके बाद अगर ये डिकम्पोज 100% हो रहा है तो अभी रिजल्ट्स मिले नहीं है, अभी रिसर्च में अवेलेबल नहीं है। अगर हो रहा है तो क्या माइक्रो फाइबर टाइप ऑफ प्लास्टिक बच रहा है, क्या माइक्रो प्लास्टिक्स इसमें बच रहे, कहीं नैनो प्लास्टिक्स तो नहीं बच रहे, उसके बाद वो कहीं नहीं रह जाते नेचर में। तो ये अभी अंडर रिसर्च है, बट इसका इस्तेमाल हो रहा है मार्केट में, ये बैग्स अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। उसके बाद हम देख लेंगे प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवी जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर रहा है, जो प्लास्टिक को खा सकता है और हजम कर सकता है। अब ये देख सकते हैं ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड टू बी कैपेबल ऑफ प्लास्टिक डिग्रेडेशन इज द हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। किस टाइप का बैक्टीरिया है? हेटेरोट्रोपिक। आइडियोनेला सकाइनिसिस ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी ओरिजिनल फोटो मैंने यहाँ पे डाल दी है, माइक्रोस्कोपिक फोटो है, साइंटिस्टिक के द्वारा उठाई गई, जो कि 2016 में जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इस बैक्टीरियम को, जो कि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया है। दूसरी टर्म हमें देखने को मिला प्लैंकटन। अब प्लैंकटन ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ओशंस में पाया जाता है, डीप
ओशंस पे, जहाँ लाइट भी नहीं पास होती है, वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म हो सकते, क्योंकि वहाँ भी प्लास्टिक पाया गया है। तो वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक ईटिंग प्लैंकटन जो होते हैं, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो प्लास्टिक को खाते हैं, जो थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं उनको भी खाते हैं, माइक्रो टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, नैनो टाइप ऑफ प्लास्टिक्स भी खा लेते हैं। तो साइंटिस्ट्स के द्वारा ये क्लेम है, इट देखिए साइंटिस्ट्स के द्वारा प्लैंकटन को प्रॉब्लमेटिक एंड कंसर्न क्यों इस पे जताया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैंकटन जो है वो फूड चेन में इन्वॉल्व हो सकता है और होता भी होगा, क्योंकि मरीन एंड फ्रेश वाटर में खाली प्लैंकटन नहीं पाया जाता, और भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से ये फूड चेन में आ सकता है, और इसके अंडर, इसके बॉडी के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नैनो प्लास्टिक्स भी, वो फूड चेन में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे जीवी तक, और कहीं ना कहीं हमारे फूड में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की। सर्कुलर इकोनॉमी इज अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, repairing, refurbishing and recycling existing material and products as long as possible. In this way, the life cycle of products is extended. देखिए इसको चार्ट के जरिए हम समझेंगे। रॉ मटेरियल है आपके पास, प्रोडक्ट 1 आपको बनाना है, इसका सस्टेनेबल डिज़ाइन हमने इनोवेट कर दिया, उसके बाद प्रोडक्शन करा दी, डिस्ट्रीब्यूशन करा दी, कंज्यूमर के पास दे दिया, कंजप्शन हुआ इस प्रोडक्ट का, उसने कहीं दफ़ा इसको रिपेयर करवा दिया, रीयूज़ करवा दिया, 1 साल तक ये प्रोडक्ट चला, उसके बाद सेल ऑफ कर दिया, किसी और ने इसको रिफर्बिश कर दिया, रिपेयर कर दिया, उसने भी इस्तेमाल किया 2 साल, तो 3 साल इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चली, उसके बाद ये थ्रो अवे हो गया प्रोडक्ट, इसकी कलेक्शन की जाएगी, इसका वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, रेजिडुअल वेस्ट किया जाएगा। ये पूरी एक्टिविटीज़ जो हुई, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इस मॉडल को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। इसका टारगेट यही रहता है ज़ीरो वेस्ट हो और पोल्यूशन कम से कम मात्रा में रहे। यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट हुआ इस प्रोडक्ट का, वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल में इस्तेमाल आ जाएगा, और जो रेजिडुअल वेस्ट हुआ उसको इस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाएगा ताकि ज़ीरो वेस्ट क्रिएट हो और पोल्यूशन कम से कम मात्रा में रहे। अब सर्कुलर इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या रहते हैं वो हम समझेंगे। यहाँ पे रिड्यूस भी करा दिया, रीयूज़ भी करा दिया, रिमैन्युफैक्चर भी करा दिया, इसका मटेरियल जो वेस्ट मैनेजमेंट में निकला, और रिसाइकल भी काफ़ी दफ़ा कर दिया। देखो ये चीज़ें करने से, ये एक्टिविटीज़ करने से जॉब एंड एफिशिएंसी बढ़ती है। पहला जॉब्स बढ़ते हैं और CO2 एमिशंस रिड्यूस होते हैं, एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स की बढ़ती है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स बैन हो गया, अब उस प्लास्टिक की जगह कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल रहे, जो इको फ्रेंडली रहे, उसमें इनोवेशन भी लगेगी। यस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। रॉ मटेरियल्स की कंजर्वेशन हुई, क्योंकि जितने भी प्लास्टिक की वेस्ट होती थी तो रॉ मटेरियल कंजर्व नहीं होता था, रॉ मटेरियल्स सबसे ज़्यादा वेस्टेज रहता था, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की कंजर्वेशन रहेगी किसमें, सर्कुलर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी हमने समझी, मॉडल हमने समझा, बट इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उस चीज़ को हम समझेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले, सबसे पहले रहती है प्रोड्यूसर के पास, उसने प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर कर दिया, इस तरह का डिज़ाइन करना उसके पास जो कि सस्टेनेबल डिज़ाइन हो, जो कि इको फ्रेंडली रहे, वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास। उसके बाद रिटेल के पास वो प्रोडक्ट चला गया, कंज्यूमर ने बाई किया, रीयूज़ रिफ़िल करा दिया, उस कंज्यूम ने वो डिस्कार्ड कर दिया, कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक वेस्ट मैनेजमेंट को कॉल करे या उनको इन्फॉर्म करे वो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। तो जो मटेरियल कलेक्शन वाले एजेंसीज है, पार्टीज है, उनके पास भी रेजिडुअल वेस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, इनके पास कलेक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के पास बन गई, सेकेंड मटीरियल कलेक्शन वाले के पास। उसके बाद जहाँ पे मटेरियल स्टोर किया गया, क्या उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कहीं और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास, क्या उसको रिप्रोसेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो 3 तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। इस पूरे साइकिल में जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी या EPR नाम के से जाना जाता है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड प्लास्टिक
वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसको समझने से पहले हम टाइमलाइन एंड हिस्ट्री देख लेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का। देखिए 1998 में फर्स्ट टाइम रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक यूजेज रूल्स आए। 1999 में प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल यूजेज रूल्स आए 1999 में। 2003 में अमेंडमेंट्स आए। उसके बाद 2009 में ड्राफ्ट प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूजेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को ड्राफ्ट किया करो। उसके बाद 2011 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में देखने को मिला। 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आया। इसमें क्या हुआ, 2018 में अमेंडमेंट्स हुए रूल्स का, 2021 में भी अमेंडमेंट हुआ रूल्स का। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स देखने को मिला 2021 में। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है इसमें 2022 में हुआ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। चलिए इसको जान लेते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या कहता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 कहता है मैंडेट्स द जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ plastic waste, not to litter the plastic waste, ensure segregated storage of waste at source, hand over segregated waste in accordance with rules। देखिए पहला ही इसमें जो रूल अप्लाई कर रहे हैं किन पे, जनरेटर पे। किन पे, वो ऐसे जनरेटर्स जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हो उन पे ये बताया गया कि आप अपना जो जनरेशन है प्लास्टिक वेस्ट का उसको मिनिमाइज किए, कम से कम मात्रा में रखे। नॉट टू लिटर, ऐसे लिटर ना करो प्लास्टिक वेस्ट को। एंश्योर सेग्रीगेटेड स्टोरेज, इनका स्टोरेज मैनेजमेंट, वेस्ट कहाँ पे रखना, किस सोर्स पे रखना, किस लैंड के पास रखना, किस तरह रखना, ये इस चीज़ का एंश्योरिटी रखो। हैंड ओवर सेग्रीगेटेड वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, जितने भी रूल्स है उनके हिसाब से इनका हैंड ओवर करो, किसका, सेग्रीगेटेड वेस्ट का। सेकंड इसमें द रूल्स मैंडेटेड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, वेस्ट जनरेटर्स, रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। देखिए प्लास्टिक वेस्ट कहाँ कहाँ से आ जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स से आ जाएगा, यस, फूड कोर्ट से आ जाएगा, वेस्ट जनरेटर रिटेलर से आ जाएगा, यस, वहाँ से भी आएगा। ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज़ को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि इन चीज़ों को मैनेज करो, किनको, प्लास्टिक वेस्ट को। स्ट्रीट वेंडर्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, वेस्ट जनरेटर रिटेलर्स को भी दी है, लोकल बॉडीज भी जो हमारी रह चुकी उनको भी, ग्राम पंचायत को भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। जो अमेंडमेंट हुआ रूल्स का 2022 में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, which notified the instructions on extended producer responsibility EPR for plastic packaging। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर समझाया EPR होता क्या। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस आई किसमें, इस अमेंडमेंट्स में, किसके ऊपर, प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर EPR की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी EPR ऑन प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर। देखिए तीनों के पास अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, प्रोड्यूसर के पास भी, इंपोर्टर के पास भी, ब्रांड ओनर के पास तीनों को EPR फॉलो करना है। EPR शैल बी एप्लीकेबल टू बोथ प्री कंज्यूमर एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। जो प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर जो भी पार्टीज आ जी उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल रहेगा, कौन, EPR। Friends, I hope you enjoyed today's lecture. Before taking leave, kindly subscribe this Stray Topics YouTube channel, share with students, share with your friends who are preparing for the exam. Thank you, viewers. Thank you, students. Take good care of yourself.